जय हिंद दोस्तों। इस एनसीईआरटी के कार्यक्रम में हम लोग अध्याय 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 2 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान आदि बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई थी। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां यानी कि गाड़ी नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। लोग यात्रा करते थे। आपके भी मन में ये बात ख्याल तो आए होंगे कि जब रेल परिवहन की इतने सुविधाएं आज से 200-300 साल पहले नहीं थी, तो लोग कैसे एक जगह से दूसरे जगह यातायात करते थे। उनके बीच में मार्ग में नदियाँ, पहाड़, पर्वत आने के बावजूद लोग यातायात तो करते ही होंगे। पिछले अध्याय में इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो चलिए आगे इसी को आगे देखते हुए हम लोग इस अध्याय को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। चलिए, आरंभिक मानव। आखिर वे इधर क्यों घूमते थे? इधर उधर वो क्यों घूमते थे, उसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख, ध्यान रहे देखिए, 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह करते हैं। आखेटक मतलब पिछले ही अध्याय में समझा चुके हैं। आखेटक मतलब तो शिकारी। खाद्य संग्रह मतलब अपने खाद्य भोजन को संग्रह करने के नाम से जानते थे। भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारते थे। अर्थात भोजन के इंतजाम करते थे वो। शिकारी को मार कर, शिकारी थे, जानवरों को मार के वो भोजन का संग्रह करते थे। इसी के नाम पर उसे आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवर शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़ियों को पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधे की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती है। बात सही है। हमारे देश में देखिए तो विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पेड़ पौधे मिलती हैं। इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बात सही है। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं। बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं, जैसे कि शेर हमसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। चीता बहुत तेज़ी से भाग सकते हैं मानव की तुलना में। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछली पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य थे, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। बात सही है। देखिए यहाँ कितनी अच्छी बात कही है कि उन्हीं जानवरों को पकड़िए जो आपसे मुकाबले कम तेज हो। जानवरों को शिकार करने के लिए, चिड़िया मछलियों को पकड़ने के लिए काफ़ी सतर्क और जागरूक और तेज होना पड़ता है। वहीं एनसीईआरटी कही गई कि पेड़ पौधे सभी खाने योग्य नहीं होते, कोई विषैले पेड़ पौधे भी होते हैं, तो यह बात ध्यान में रखें। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुमसे ऐसे गुण और ज्ञान है? या आपके लिए प्रश्न है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण थे।
आखेटक खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। उनमें प्रमुख कारण है, जिसमें एनसीईआरटी ने बताया कि 4 प्रमुख कारण थे। पहला कारण, ये पहला कारण देखते हैं, यह कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पेड़ पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। इसलिए वे भोजन की तलाश में एक जगह दूसरी जगह जाना पड़ता था। ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण कि यह जानवरों अपने शिकार के लिए या फिर हिरन या मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे जानवर, तो उन्हीं के पीछे पीछे शिकार करने के लिए लोग इनके पीछे पीछे जाया करते थे। मतलब कहने का अर्थ है कि जानवरों के शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे जाया करते थे। मतलब जानवर अपने भोजन या फिर अन्य किसी चीज़ के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते थे। तो आखेटक खाद्य संग्राहक जो लोग थे उस समय के, वो इनके पीछे भागते रहते थे शिकार करने के लिए। अब देखते हैं हम लोग तीसरा कारण, कि यह कि पेड़ पौधे में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहते थे। ये 4 कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इनका नोट्स बना सकते हैं। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी, पेड़ पौधों या जीवित रहना संभव नहीं होता। पानी झीलें, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। बात सही है। देखिए, पानी का स्रोत क्या है? पानी झीलों में, झरनों में या नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलें और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है। जैसे कुछ नदियों में हमेशा पानी रहते ही रहते हैं, वहाँ पानी कभी नहीं सूखती। लेकिन हालांकि आज के वर्तमान समय में इतनी भीषण गर्मी होने के कारण तो कई नदियाँ सूख जाती हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होते थे, है ना। इसलिए ऐसी झीलें, नदियों के किनारे बसे लोग को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदार या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना ज़रूरी है कि ये लोग सभी पैदल यात्रा करते थे। ये बिल्कुल बात सही है, पैदल यात्रा करते थे। धीरे धीरे लोगों का विकास हुआ, तो पैदल से धीरे धीरे वो जानवरों पर एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, बैलगाड़ी, फिर घोड़ों, फिर आज के समय तो यातायात के लिए बहुत सी सुविधाएं, सुख सुविधाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपके लिए एक प्रश्न है, तुम स्कूल कैसे जाते हो, पैदल या परिवहन से? आपको कमेंट करके बताना है। नहीं, ये क्वेश्चन है, तुम्हें अपने घरों से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है? अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो प्लीज़ क्वेश्चन का कमेंट करके बताएं। चलिए आगे देखते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है? आरंभिक मानव जो आज से 20 लाख साल पहले लोगों का विकास होना, इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ, तो लोगों के जानकारी के बारे में आज के समय में कैसा क्या स्रोत है उसके बारे में जानते हैं। पुरातत्वविद के मतलब आपको समझा चुके हैं, जो ज़मीन में खुदाई करके वैसे वस्तुओं का अध्ययन करता है उसे पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिसका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। देखिए, ये पत्थर बनाए थे उसमें। एक चित्र ध्यान से देखिए, क, ख, ग, इनके सब साइड में लिखे हुए हैं पत्थर से बने औजार। ये पत्थर से बने प्राचीनतम औजार हैं। क, ये वाला, ये को है, ख, गो, घो। इन 4 प्रकार के पत्थर का औजार हमको दिखाई दे रहे हैं। इन चारों का अवशेष लिखे हुए हैं। देखिए इधर ख में क्या है, इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया था। ख, ये वाला पहले सब आरंभिक मानव काल में ये क नंबर का इस तरह का औजार बनाते थे। फिर धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट हुआ तो उसका आकार छोटा हुआ। फिर गौ में इन्हें और बाद में बनाया गया था। उसके बाद इस तरह का डेवलपमेंट हुआ। फिर घौ में इस तरह का डेवलपमेंट हुआ। फिर धीरे धीरे गो इस तरह का डेवलपमेंट हुआ। धीरे धीरे विकास दर इवोल्यूशन के कारण इस तरह का देखिए बड़े बड़े हथियार। उसके बाद देखिए औजार कितने छोटे हो गए घौ में, देखिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने,
हड्डियां, मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां, लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। ये देखिए, कुछ तो हथियार ऐसे थे जिनको हड्डियां और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाते थे। कुछ औजार से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियां का उपयोग ईंधन के रूप में साथ साथ झोपड़ियों और औजारों बनाने के लिए भी किया जाता था। आगे देखते हैं, रहने की जगह निर्धारित कैसे करते थे वो लोग। तो मानचित्र 2 को देखो। ये मानचित्र 2 है, इसमें क्या बोल रहे हैं देखते हैं। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने का प्रमाण मिला है। मतलब इसमें कह रहा है लाल त्रिकोण वाले जगह, देखिए ये भीमबेटका यहाँ पे है, लाल त्रिकोण वाले। देखिए ये कुरनूल गुफाएं हैं, यहाँ हुंसगी है। ये सब ऐसे स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक आरंभिक जीवन आज से लगभग 20 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे, होने का प्रमाण मिला। इसके अलावा भी और कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए थे। आगे देखते हैं, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। जहां लोग पत्थरों के औजार बनाते थे, उन्हें स्थलों का उद्योग स्थल कहते हैं। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगह पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थर के टूटे फूटे टुकड़ों भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों के आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। जैसे कि आरंभिक लोग जो थे, आखेटक खाद्य संग्राहक लोग, प्रारंभ में तो औजार बनाने के लिए पत्थरों का ही उपयोग करते थे। तो वैसे जगह पर रहते थे जहाँ पत्थरों के भी विविधता, यानी कि अच्छे अच्छे पत्थर मिल सके जिनसे कि वो हथियार बना सके। तो कुछ तो ऐसे बने होंगे हथियार जो बनाते समय खराब हो गए होंगे या टूट गए होंगे, तो वो उसे ही छोड़ दिए गए। उन्हीं का अवशेष आज हम लोग को मिलता है, जिससे कि हम लोग इसके बारे में कुछ जान पाते हैं। ये देखिए, आरंभिक मानव की खोज में इस जगह पर वो रहते थे। भीमबेटका, ये कुछ साइड में कुछ लिखा हुआ है इधर भीमबेटका के बारे में। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते थे जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है, और लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं में राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्या और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है जो नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी थी? इसका जवाब ये देखिए, प्रश्न पूछा है, क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोग ऐसे ही जगह को क्यों ढूंढते थे जहाँ नदियाँ होनी चाहिए, अच्छे पत्थर होने चाहिए? तो क्लिक कमेंट करके बताइएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। पाषाण औजार का निर्माण कैसे करते थे? पाषाण औजारों का निर्माण आखिर कैसे किया करते होंगे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी इसमें दिया हुआ है। पाषाण उपकरणों के प्राय 2 तरीके से बनाया जाता था। पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसे इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क की निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण ना बन जाए।
हालांकि ये सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए, आग की खोज, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको जानना ज़रूरी है। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा को ढूंढो। अभी बताए थे आपको कुरनूल गुफा मानचित्र 2 में। ये देखिए मानचित्र 2 कुरनूल गुफा है ना, कहाँ है? तो कृष्णा नदी के पास में है, आंध्र प्रदेश में, लमसम एरिया में। चलिए आगे देखते हैं आग की खोज कैसे हुआ। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। राख लकड़ी जलाते हैं ना, तो कुछ राख बचते हैं ना, उसे राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख चुके थे। इससे यह प्रमाण होता है कि आरंभिक लोग, यानी आकेटक खाद्य संग्रह की बात कर रहे हैं हम 20 लाख साल पहले की, उस समय लोग, ये राख के अवशेष मिलने के कारण यह पता चलता है कि उस समय आग जलाना सीख चुके थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जिससे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए क्या करते होंगे इनके उपयोग, है ना। अब आगे देखते हैं हम। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, ये प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपको लिए वन लाइनर क्वेश्चन है, आज क्यों करते हैं बता दीजिए। बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहा करते थे, है ना। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने के आदतों और प्रजनन के समय इनकी जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिला, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों के भोजन के बटोरना शुरू कर दिया होगा और उन्हीं से कृषि किया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। जैसे कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण कई प्रकार के घास उगने लगे और उन्हीं से हुआ होगा कि धान, जौ, गेहूँ, चावल जैसे कि अनाज उगे होंगे, जिससे महिलाओं और पुरुष या बच्चों ने उसे बटोरना चालू किया होगा और उसे धीरे धीरे उन्होंने कृषि करना भी प्रारंभ किया। उसे या इन सबको ये पता चला होगा कि वे जो भी अनाज हैं वो कब उगते थे, है ना, कहाँ उगाए जाते थे और कब पककर तैयार होते थे, उनके बारे में पता चला। तो उन्होंने अनाज खुद पैदा करना, देखिए खुद पैदा करना चालू कर दिया। उन्होंने अपने अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया। अब देखते हैं कुछ शैल चित्रकला मिले हैं आकेटक खाद्य संग्रह के कुछ, इसके बारे में हम लोग पता करते हैं। इनमें हमें क्या पता चलता है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे, आज से लगभग 20 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं, उस समय लोग आग जलाना सीख चुके थे। उस समय के लोग शैल यानी कि चित्रकला में थोड़ी सी जानकारी थी। मतलब सामान्य रूप से ये देखिए चित्रकला है, ऐसे चित्रकला वो बनाते थे। भीमबेटका नामक गुफा से मिला है यह। जिन गुफा में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश के गुफा से मिलते हैं। जंगली जानवरों के बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। मतलब जंगली जानवरों का देखिए इसमें बता रहा है, ये आदमी है और ये जानवर है, इसका शिकार कर रहे हैं ये लोग, है ना। ये देखिए ये आदमी है और ये जानवर है, इन दोनों का शिकार कर रहे हैं। एक शैल चित्र में इस चित्र के बारे में बताया गया है। ये कहाँ से मिला? मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक गुफा से मिला है, ठीक है ना। कौन क्या करता था उस समय के लोग? हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल संग्रह क्या करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इनका ज्ञान नहीं है। बात सही, हमने अभी तक ये सब पढ़े हैं कि लोग उस समय क्या करते थे, शिकार करते थे, फल फूल को संग्रह करते थे, औजार या गुफाओं में चित्र बनाते थे।
या फिर इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि ये लोग महिलाएं ही केवल शिकार करते थे या पुरुष करते थे या फिर महिलाएं चित्रकारी करते थे। इसका हमें ज्ञान अभी नहीं मिले, लेकिन दो बातें को हो सकती हैं, महिला पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थीं और कुछ केवल पुरुष करते थे, जैसे कि शिकार केवल हो सकता है पुरुष करते थे, है ना। और घर की रखवाली केवल महिलाएं हो सकती थी करती थी उस समय के लोग, आज के समय के नहीं। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होगी, है कि सही बात है। फिर देखते हैं हंसी का सूक्ष्म निरीक्षण। हंसी देख चुके थे, वही कुरनूल के पास में ही। यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले थे। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्य में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। यहाँ से कहाँ से? ये हुंसगी से कई प्रकार के औजार मिले। ये संभवतः आवास उद्योग स्थल रहे होंगे। जो कुछ छोटे पुरास्थल में भी औजार के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। ये देखिए, ये इस तरह का चित्र मिले हैं, है कि? तो इस प्रकार हमारा अध्याय 2 भी कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसी तरह और भी लेक्चर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए